हाय एवरीवन, नमस्ते 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 नमस्ते। आई होप आप सारे लोग होंगे बहुत ज़बरदस्त। आई होप आप सारे लोग होंगे बहुत मस्त। 12वीं क्लास 12th क्लास के पेपर हो गए ख़त्म और अब आप होंगे टेंशन फ्री कि अब क्या करना है। तो दोस्तों, आप सबके लिए हाजिर है हमारा संकल्प बैच जो पूरे इंडिया का नंबर 1 बैच है, जिसके अंदर पूरे इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज पढ़ानी है। उसका डेमो लेक्चर नंबर 1 आज जो आपका डेमो लेक्चर नंबर 1 है, ध्यान से सुनिएगा। उसके अंदर हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, मैं पूरा सामान लिख के लाया हूं। सुनिए ध्यान से। तो आज के इस सेशन में आपको एक एक बात मैं बता दूंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के बाद जो अगली बात करेंगे वो बात करेंगे कि अरे भैया पास कैसे होंगे सर जी, सबसे जरूरी चीज वो बताओ कि पास कैसे होना है। उसके बाद बात करेंगे कि सीए करके कुछ स्कोप भी है या फिर सर ऐसे ही बोले जा रहे हो सीए कर लो सीए कर लो। स्कोप एंड सैलरीज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद हम बात करेंगे अपने पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग की, और उसके साथ में एक परफेक्ट प्लान जो आपको कितने मार्क्स दिलाएगा, जो आपको कम से कम 90 मार्क्स दिलाएगा अकाउंटिंग में। और एंड में आके बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 की। इतनी सारी बातें हमें करनी है, तो बोलिए क्या आप सारे लोग तैयार हैं? अरे जल्दी जल्दी बता दो। जी सर, हम सारे लोग तैयार हैं। तो आइए बात को चालू करते हैं। इधर देखिए जरा ध्यान से। ये हैं हमारे राकेश झुनझुनवाला जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका बहुत बड़ा नाम था और इनको हम वॉरेन बफे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति आते हैं वो है अमन गुप्ता साहब। आप इनको शार्क टैंक में देखते होंगे। ये बोट के को फाउंडर हैं। और फिर आते हैं हमारे माननीय पीयूष गोयल जी, जो यूनियन मिनिस्टर मतलब भारत सरकार में मंत्री हैं। क्या आप जानते हैं इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, जो इन तीनों को एक ही तार से जोड़ती है? वो ये है कि ये तीनों लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सोच के देखिए, ये तीनों लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो इनमें एक कॉमन सेट ऑफ नॉलेज है, इनमें एक कॉमन सेट ऑफ पॉलिसीज हैं, इनकी थिंकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इनकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और हाँ, मैं भी प्राउडली ये बात कह सकता हूं कि अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो इनमें और मुझ में भी एक बात कॉमन है कि ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही सफर में आपको लेके चलते हैं ताकि आप भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकें। लेकिन इन सब बातों से पहले, अरे भैया, जब मैं आपको 3.5-4 महीने तक पढ़ाने वाला हूं, तो एटलीस्ट आप मुझे तो जान जाओ, तभी तो बात बनेगी ना। तो दोस्तों, मेरा नाम है सीए नकुल कठेरिया। याद रखना, मेरा नाम है सीए नकुल कठेरिया और मैं अन अकेडमी पर केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ मैं यूजीसी नेट और जेआरएफ भी हूं। सर ये यूजीसी नेट क्या होता है? सीए तो हमें पता है बेटा जी। जब आपको किसी भी इंडिया के किसी भी कॉलेज में अगर प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है, तो आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है, उसको कहते हैं नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप वो एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा सकते हैं। सर आपने क्यों नहीं लगा रखा?
ऐसा ही नहीं लगा रखा क्योंकि मैंने नाम के आगे पहले ही सीए लगा रखा है, ठीक है। और जो उसके अंदर टॉप 5% लोग होते हैं ना, मतलब जो नेट क्लियर करते हैं उसमें भी टॉप 5%, उनको मिलती है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका मतलब मैं टॉप 5% कॉमर्स प्रोफेसर्स में आता हूं। केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ मैं NIRC ऑफ ICAI, मतलब नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ ICAI का फैकल्टी मेंबर भी हूं। तो दोस्तों, ICAI को बहुत अच्छे से जानता हूं, ICAI के एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से जानता हूं। अभी तक 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑल इंडिया रैंक 1 इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ CA फाउंडेशन मेरी ही स्टूडेंट थी। CA फाउंडेशन इंडिया में मई 2018 में आया था। उससे पहले CPT का पेपर हुआ करता था। मई 2018 में द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ CA फाउंडेशन, स्वाति बंसल, वो मेरी ही स्टूडेंट है। उसके बाद उस लड़की ने ऑल इंडिया रैंक 4 भी निकाला। कहां पर निकाला? CA इंटरमीडिएट में। ऐसे ही 36 और 45 भी मेरे ही स्टूडेंट हैं। 200 से ज्यादा लोग अभी तक एग्जामिशंस ला चुके हैं अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग में। मैं अनअकैडमी पर CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट पढ़ाता हूं। आप किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं। मैं केवल और केवल 2 चीजों के लिए जाना जाता हूं, अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स और केस स्टडी सॉल्यूशन। क्योंकि अकाउंटिंग वही होगी ना जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करा जाए। जब मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा तो मैं केवल अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाने के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जो आपके दिमाग में 100% फिट बैठ जाएगा। इतना काम मैं आपको कराऊंगा। मैं आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा सब्जेक्टिव फॉर्म वाले। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। चलिए आगे की बात करते हैं और अब समझते हैं हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग अभी 12th क्लास के एग्जाम देके ही निकले हैं। मेरे बेटा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना 3 स्टेजेस को पार करना है। आप ऐसे समझिए, सफलता की 3 सीढ़ी आपने पास करी और आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाओगे। स्टेज 1, जो सबसे पहली स्टेज होती है, वो होती है CA फाउंडेशन की। CA फाउंडेशन जो आप 12th क्लास के एग्जाम के बाद दे सकते हो। जैसे ही आप CA फाउंडेशन पास करते हो, आपकी अगली स्टेज आ जाती है जो है स्टेज 2, जिसे हम कहते हैं CA इंटर। CA इंटर पास कर ली, अब आती है आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, जहां आपको CA फर्म्स के अंदर जाके प्रैक्टिकल काम सीखना होता है कि अकाउंटिंग कैसे होती है, ऑडिट कैसे होती है। अरे ये सब मैं पहले ही आपको तैयार करके भेजूंगा। उसके बाद आर्टिकलशिप करने के बाद आता है आपका स्टेज 3, CA फाइनल। और जैसे ही आपने CA फाइनल पास कर लिया, रम परम पम पम, आप बन गए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आपको लोग बोलेंगे CA साहब आ गए। बट यहां हम केवल और केवल CA फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। समझ गए दोस्त? यहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे? केवल और केवल CA फाउंडेशन के बारे में। तो जल्दी बताइए मुझे, CA बनने की कितनी स्टेजेस हैं? जल्दी जल्दी बोलिएगा। सर टोटल 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज कौन सी है? सर CA फाउंडेशन। दूसरी स्टेज CA इंटर। क्या CA इंटर के बाद सीधे CA फाइनल दे सकते हैं क्या? ना 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 ना। CA फाइनल से पहले और CA इंटर के बाद आपको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तब जाके आएंगे आप स्टेज 3 CA फाइनल पर। और जैसे ही आपने CA फाइनल का पेपर निकाल लिया, आप बन गए CA साहब। क्लियर होती है इतनी बात? जी सर। आगे चलते हैं बेटा। अब
आप अपने इस सीए फाउंडेशन के पेपर को समझिएगा। मेरे बेटा ध्यान से, कान खोल के, आंख खोल के, दिमाग खोल के सुनिएगा ध्यान से। आपके फाउंडेशन लेवल पर टोटल 4 पेपर हैं, पेपर 1, 2 एंड पेपर 3, 4। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 अकाउंटिंग का है, पेपर 2 बिजनेस लॉ का है। ये दोनों पेपर आपके सब्जेक्टिव पेपर हैं। सब्जेक्टिव पेपर है मतलब ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आएंगे, आपको लिखना भी पड़ेगा। उसके बाद पेपर 3 है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें बिजनेस मैथमेटिक्स आएगी, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आएगी, जिसमें स्टैटिस्टिक्स आएगी, और पेपर 4 आता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो पेपर 3 और पेपर 4 हैं, ये दोनों एमसीक्यू बेस्ड पेपर हैं विद नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब जल्दी बोलिए, टोटल कितने पेपर हुए? अरे बोलो तो सही। टोटल पेपर हुए सर 4। पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 2 बिजनेस लॉज, पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये आपके टोटल 4 पेपर बनते हैं, जिसमें शुरू के 2 पेपर जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं और बाद के जो 2 पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं। याद रखिएगा, सारे पेपर आपके 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स और 100 मार्क्स के आएंगे। मतलब आपके टोटल 4 पेपर कितने मार्क्स के हो गए? 400 मार्क्स के। आइए अगली बात करते हैं, जिसके लिए आप सब यहां बैठे हैं कि क्या पास कैसे होंगे सर, वो बताओ कि इसमें पास कैसे होंगे सर, पासिंग रिक्वायरमेंट क्या है? ध्यान से बात को सुनिएगा, आपको पासिंग रिक्वायरमेंट बताता हूं और बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, इतना सा भी डाउट नहीं बचेगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, सीए फाउंडेशन पास होने के लिए आपको 2 कंडीशन को फुलफिल करना है। कंडीशन नंबर 1, आपके मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए इन ईच सब्जेक्ट। कितने पेपर थे आपके? 4 में से आपके 100 में से सब में मिनिमम 40 40 40 40 चाहिए। ठीक है, लेकिन केवल 40 40 से काम नहीं चलेगा, आपको कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल करनी पड़ेगी। और कंडीशन नंबर 2 कहती है ओवरऑल 50% भी चाहिए। इसका मतलब आपको 40 आउट ऑफ 100 तो चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, और मिनिमम 200 आउट ऑफ 400 चाहिए एग्रीगेट मतलब टोटल में। जब ये दोनों कंडीशन आप पूरी कर लोगे तब आपको पास माना जाएगा, अदरवाइज आपको पास नहीं माना जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए कुछ केसेस बनाकर लाया हूं। केस नंबर 1, किसी बच्चे ने पेपर 1 में 40 नंबर लेके आया, पेपर 2 में 60 नंबर लेके आया, पेपर 3 में 50 नंबर लेके आया और पेपर 4 में 35 मार्क्स लेके आया। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, क्या मैं कहूं पेपर नंबर 4 में उसने कंडीशन नंबर 1 को वायलेट कर दिया। कंडीशन नंबर 1 थी हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स लाने हैं? 40 40 40 40। आप पेपर नंबर 4 में वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, इसलिए आपकी कंडीशन नंबर 1 फेल मानी गई। और साथ साथ में सेकंड कंडीशन थी कि आपको मिनिमम 200 मार्क्स लेके आने ही आने हैं। आपका टोटल बना 185। क्योंकि आपका टोटल 185 बना है, इसीलिए आप कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल नहीं कर पाए। कृपया करके अगली बार पेपर दें, आप इस बारी पास
नहीं कहलाएंगे। बोलो बात समझ में आती है? अब मान लीजिए श्रीमान, दूसरा कोई स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर मेरे पेपर नंबर 1 में तो 60 मार्क्स आए हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। पेपर नंबर 2 में भी मेरे 60 मार्क्स आए हैं। मैंने कहा गजब, आहा हा हा, बहुत जबरदस्त बात है दोस्त। पेपर नंबर 3 में तो 70 मार्क्स आए हैं। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। लेकिन जैसे ही उसने पेपर नंबर 4 बोला, पेपर नंबर 4 में तो सर 30 ही नंबर आए हैं। अबे ले यार, मैंने माथा पकड़ लिया। क्या मैं बोलूं, भाई इतने बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ रहा था, लेकिन पेपर नंबर 4 में ये केवल 30 मार्क्स लेके आ पाया। मतलब कि कंडीशन नंबर 1 मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट यहां पर फेल हो गई, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 ही सेटिस्फाई नहीं हो पाई। ध्यान से देखो, भाई के टोटल बन रहा है 220, लेकिन क्योंकि दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, इसीलिए ये वाला स्टूडेंट भी फेल माना जाएगा, पास नहीं माना जाएगा। आई बात माथे में। अब एक तीसरा बच्चा आया, वो कहता अरे सर सुनो। मैंने कहा हाँ सुनाओ। कहता है पेपर नंबर 1 में आए 60। मैंने कहा बहुत बढ़िया। पेपर नंबर 2 में आए 50। मैंने कहा ये नंबर कम कैसे हो रहे हैं? कह रहा अरे सुन तो लो। कह रहा पेपर नंबर 3 में आए 45 और पेपर नंबर 4 में भी आए 45। तो मैंने क्या मैं कह सकता हूं कि पेपर नंबर 1 में 60, 2 में 50, 3 में 45 और 4 में भी 45। तो कंडीशन नंबर 1 जो थी, क्या थी कंडीशन नंबर 1 बताओ जरा? हर एक के अंदर कितने नंबर लाने हैं? 40 40 40 40। ये तो चाहिए ही चाहिए। तो ये कंडीशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई होती है। जब मैंने टोटल करा तो टोटल बना 200। तो भैया जी कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको गले में माला पहनाई जाएगी, फूलों वाली गले में माला पहनाएंगे, टीका कर देंगे और कहेंगे आइए आपका स्वागत है सीए इंटरमीडिएट में। तो बताओ दोस्तों, तीनों सिचुएशन क्लियर हो गई। ये पता चल गया कि आप पास कैसे होगे। पास होने के लिए क्या एक कंडीशन पूरी करनी है या दोनों कंडीशन पूरी करनी है? सर जी दोनों कंडीशन पूरी करनी है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सीए का स्कोप क्या है। मेरे बेटा, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आप शुरुआत करेंगे 10 से 12 लाख से। हाँ बिल्कुल, आपकी शुरुआत होगी। अगर आप बिल्कुल अच्छे से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो आपकी शुरुआत 10 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष पर एनम से स्टार्ट होगी सैलरी में। हाँ, आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और जितना मर्जी कमाइए, जितना मर्जी कमाइए। लेकिन अगर आप सैलरी से जा रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, तो 10 से 12 लाख आराम से मिल जाते हैं अगर आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मास्टर डिग्री होती है भैया, सीए डिग्री को मास्टर डिग्री बोला गया है और ये डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल कर सकते हो। आप सीए करके आप डायरेक्टली पीएचडी के अंदर एनरोल कर सकते हो और सीए करने के बाद बहुत सारे और कोर्सेज का गेटवे भी खुल जाता है। अगर आप सीए हैं तो सीपीए बड़े आराम से कर सकते हैं और बाकी कोर्सेज भी बहुत आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं। हमारा प्रोफेशन एक लाइसेंस्ड प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर्स को मेंबरशिप नंबर मिलता है, ऐसे ही हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी एक मेंबरशिप नंबर मिलता है। हमारी भी मोनोपोली है स्टैट्यूटरी ऑडिट्स करने में। स्टैट्यूटरी ऑडिट्स केवल और केवल सीए कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये कोर्स मेरे बच्चों सोना है, सोना। और एक बात का याद रखना, जब हम स्कोप की बात करते हैं, भारत
एक डेवलपिंग कंट्री है जो आने वाले समय में डेवलप्ड जरूर हो जाएगी। डेवलप्ड का मतलब ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट, और यहां पर जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो होगी उस पैसे को मैनेज करने वाले की, उस पैसे के कंप्लायंसेस को देखने वाले की, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाले की। आजकल का जमाना स्टार्टअप्स का है। अगर आपने शार्क टैंक देखा हो तो वो क्या बेचते हैं शार्क टैंक में? अपनी इक्विटी। अरे इक्विटी तो कंपनी ही बेच सकती है ना। इसका मतलब अगर जितनी ज्यादा कंपनीज बढ़ेंगी भारत में, उतना ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड बढ़ेगी। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये कोर्स ब्राइट है, सोने जैसा चमकता हुआ कोर्स है सीए का कोर्स। आइए अब बात करते हैं आगे की। लीजिए भैया, ये हमारी टीम इंडिया की नंबर 1 टीम है। ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए जो हम बैच चालू कर रहे हैं वो बैच सितंबर और जनवरी दोनों अटेम्प्ट के लिए वैलिड रहेगा। यहां पर अखिलेश सर, जिनको अक्की भैया के नाम से जानते हैं, अक्की भैया, अक्की सर, ये आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान देंगे, क्योंकि सब कुछ सर पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। मैं आपको अकाउंटिंग का ज्ञान दूंगा। फिर आती हैं हमारे इस टीम की धुरी अंकित ओबरॉय सर, जो हैं हमारे बाबा जी। बाबा जी आपको लॉ पढ़ाएंगे और इनका साथ देंगे हमारे भैया जी। मतलब ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बोला? बाबा जी और बाबा जी का साथ देने वाले भैया जी। बाबा जी और भैया जी दोनों मिलके आपको पढ़ाने वाले हैं लॉ। सीए अंकित ओबरॉय सर और साथ साथ में सीए शशांक साबू सर, और हमारी मैथ्स की सुपर डुपर हिट फैकल्टी जो है हितेश परमार सर। ये आपका सीए फाउंडेशन पास कराने का फुल टू फंटास्टिक कॉम्बो है, जो 100% गारंटी देता है। जो इस बैच से पढ़ लेगा, मैं उसको गारंटी देता हूं भैया, अच्छे मार्क्स से पास होगा। हम में से सारे लोग अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट मास्टर हैं, बिल्कुल मास्टर। चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे अकाउंट्स की बात करें, लॉ क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट है, दो दो फैकल्टीज जोड़ के लाए हैं, और साथ साथ में हमारे हितेश परमार सर जो मैथ्स के सुपर डुपर हिट फैकल्टी हैं। याद रखिएगा बच्चों, सीए का कोर्स जितना ज्यादा कोर्स कंप्लीशन मांगता है, उतनी ही ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस भी मांगता है। इसीलिए ये आपका कोर्स फ्लो रहेगा। ध्यान से देखिएगा, आपकी शुरुआत होगी लॉ के साथ। लॉ 15 अप्रैल से चालू हो जाएगा। अंकित ओबरॉय सर पढ़ाएंगे और शशांक साबू सर पढ़ाएंगे। टाइम होगा 8:30 बजे से 10 बजे तक का, मंडे टू सैटरडे। फिर आ जाएगी इकोनॉमिक्स। 15 मिनट के ब्रेक के बाद अखिलेश डागा सर, अक्की सर 15 अप्रैल से ही आपके साथ जुड़ जाएंगे, और वो पढ़ाएंगे आपको 10:15 बजे से 11:45 तक इकोनॉमिक्स। वही रहेगा मंडे टू सैटरडे। फिर आ जाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सर हितेश परमार सर, जो आपको 15 अप्रैल से 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक पढ़ाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फिर तब तक तुम भूख लग रही होगी तुम्हें, तो तुम खाना खा लेना, और खाना खाने के बाद मुझसे तुम्हारी मुलाकात होगी। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको 15 अप्रैल से, मैं पढ़ाऊंगा आपको सीए नकुल कठेरिया 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, मंडे टू सैटरडे अकाउंट्स। लेकिन इस बैच की खास बात समझिएगा, इस बैच के अंदर आपको 3:30 बजे के बाद नो क्लास जोन, मतलब फुल टू सेल्फ स्टडी है। हमने आपको दोपहर को छोड़ दिया। अब आप देखिए, आपके पास पूरा समय है, और ये बैच का टाइम इसीलिए ऐसा बनाया गया है
ताकि आप इस समय का यूटिलाइजेशन करके आराम से, तसल्ली से जो भी आपको पढ़ाया गया है आप उसका सेल्फ रिवीजन कर सके। बहुत जरूरी है भैया, सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। जी सर। अब देखिए ये आ गया सबसे बड़े खिलाड़ी। संकल्प बैच है बैच का नाम, डिटेल्ड बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, और 15 अप्रैल से जो चालू होगा मेरे बेटा फ्लैट 50%, समझ लीजिएगा ध्यान से, फ्लैट 50% डिस्काउंट है। 9,000 रुपए अगर आप देखेंगे तो मात्र 999 पर मंथ के हिसाब से पड़ रहा है दोस्तों। 999 में तो आपकी 11वीं और 12वीं क्लास की ट्यूशन नहीं आती थी भैया, जो आपको सीए फाउंडेशन की मिल रही है। और 11वीं 12वीं में आप पढ़ते थे मान लीजिए गली मोहल्ले में, यहां आपको पूरे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी उठ के आ रही है, पुणे से, इंदौर से, दिल्ली से, भारत के हर एक कोने से। आप देखिए जरा पिछली बार के रिजल्ट हमारे, दिसंबर 2023 के अंदर 900 से ज्यादा लर्नर क्वालिफाई करे थे, 900 से ज्यादा सीए फाउंडेशन पास करे थे, जिसमें से 130 से ज्यादा लर्नर ने 300 प्लस मार्क्स लेके आए थे, जिसमें से टॉप स्कोर जो था वो 357 था। और आप जानते हैं 357 था हमारी प्रिंसी का। प्रिंसी अब मुझसे सीए इंटरमीडिएट में पढ़ रही है, और अब भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये बच्ची कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रैंक स्कोर करेगी। बहुत जबरदस्त है। आप देखिए सेम कहानी भूमिका की भी है और सेम यश की भी है। ये मेरे से ऑनलाइन पढ़ते थे और इसके बाद में अब ये इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी ही फोटोज आपकी भी होंगी, मैं भी इस बात की गारंटी लेता हूं 100%। क्यों? क्योंकि इस टीम में दम है भैया, इस टीम में वो दम है। ये टीम इंडिया की बेस्ट टीम है। और आप देखिए कि आपको 999 में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 9 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 9,000 में। और क्या चाहिए दोस्त, और क्या चाहिए भाई। ठीक है, 14 तारीख तक वैलिड है ये, क्योंकि 15 से तो बैच चालू है। इसका मतलब ये 50% ऑफ केवल 14 अप्रैल तक वैलिड है, क्योंकि 15 से तो बैच चालू है। आइए दोस्तों देखिए, हम आपको 2 प्रकार के प्लान देते हैं। एक प्लस के अंदर आपको एक्सेस मिलता है टेस्ट सीरीज का, आपके डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से मैं आपको मिलवा ही चुका हूं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। ये मेरे को बड़ा मजेदार फीचर लगता है यार। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस में होता क्या है कि आप ना अपना हैंड रेज कर सकते हो। आपको मान लीजिए डाउट है, आपने क्या काम, देखो प्लेटफॉर्म कितना जबरदस्त है। आपने क्या काम करा, अपने डाउट की फोटो खींची और फोटो खींच के हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लास में भेज दिया, और उसके बाद हैंड रेज कर लिया, आपने कहा सर प्लीज ये डाउट सॉल्व करिए। कितना जबरदस्त फीचर है भाई। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, ये सारी चीजें आपको कहां मिलती हैं? ये सारी चीजें मिलती हैं आपको प्लस बैच के अंदर। और फिर बात आती है आइकॉनिक की। आइकॉनिक एक और हमारा वर्जन है, जहां पर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप सेशन मिलते हैं, आपको प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं, और सारे के सारे प्लस के बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि मैं आपको क्या क्या दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, समझाता हूं। देखिए पिछली बार मेरा यहां पर अभी दिखाता हूं आपको, पिछली बार का आपको ट्रैकर दिखाता हूं। कहां गया ट्रैकर, देखिएगा। देखिए पिछली बार का जो ट्रैकर है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे मैंने यहां पर ये बैच खोल दिया, आपको सब कुछ दिखेगा। देखिए ध्यान से, कैसे, कौन सी डेट पर कौन से टॉपिक की कौन सी क्लास चली है उसका लिंक। जैसे ही आप यहां आते हैं ड्राइव लिंक में देखिए यहां पर आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं।
सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहीं मिलेंगे, सारी रिविजनरी टेस्ट पेपर आपको यहीं मिलेंगे, सारे मॉक टेस्ट पेपर आपको यहीं मिलेंगे। देखिए कितना जबरदस्त काम कर रखा है हमने आप लोगों के लिए, कितना जबरदस्त काम कर रखा है। उसके साथ साथ बच्चों आपको मेरी प्रिंटेड बुक्स भी मिलेंगी। आइए बुक्स के भी थोड़े से दर्शन आपको करा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बुक्स। आइए आपको बुक्स भी दिखा देते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार की आपको बुक्स मिलेंगी, ध्यान से देखना क्या मस्त बुक है। इधर देखिए भाई, ये देखें जरा ध्यान से, देखो दोस्त, बुक्स के साथ में ये देखना ध्यान से दोस्त, ये देखिए किस प्रकार से आपको बड़ी क्यूरेटेड बुक्स मिलती हैं यहाँ पर। और बुक्स के अंदर जो सबसे खास बात है, एक बात बताऊं, इधर देखना ध्यान से, एक बात आपको और दिखाता हूं बुक्स की। क्या सर? दिखाइए, बताता हूं। इधर जब आप देखेंगे, ये देखो सब कुछ इस बुक्स के अंदर है, सब कुछ। और ध्यान से देखिएगा, ये आ गया आपके सामने। जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, अब देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने किताब के अंदर ही लगा रखे हैं। और क्या चाहिए दोस्त आपको, और क्या चाहिए? आइए भैया आगे की बात करते हैं। अब सर इतनी बात तो हो गई, बैच के बारे में सारा पता चल गया। अब आते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। नो योर सब्जेक्ट, क्योंकि आपका पहला पेपर है तो मैं पहले पेपर के बारे में बात करूंगा। 60 to 70% आपका अकाउंटिंग का पेपर वैसा ही है जैसा आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, और वो सवाल आता है, सर क्या कोई नॉन कॉमर्स वाला बच्चा अकाउंटिंग कर सकता है? क्या कोई नॉन कॉमर्स वाला बच्चा सीए कर सकता है? क्योंकि अकाउंटिंग तो मेन उसका कंटेंट है। हाँ, कर सकता है। हम बहुत बेसिक्स से चालू करेंगे। आज की क्लास के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। ये देखिए बच्चों, मैंने यहां आपके लिए पूरा सिलेबस क्यूरेट करा हुआ है, और पूरे सिलेबस के साथ में इसके परसेंटेज मार्क्स भी लिखे हुए हैं। पूरा सिलेबस 5 पार्ट में डिवाइड है। 5, यहां तो आपने 4 ही लिखे हुए हैं, 1 2 3 4। अरे भैया यहां मेरे पास जगह नहीं थी, इसीलिए 4 लिखे हैं, 5वां ये लिखा हुआ। तो सुन तो लो जरा ध्यान से, पहले सुनो। आपका सबसे पहला पोर्शन आता है बेसिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, जो आपके एग्जाम में 5 से 10% का आएगा। दूसरा आता है अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, इन्वेंट्रीज एक नया चैप्टर आया जो आपने 11वीं 12वीं में शायद नहीं पढ़ा, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 30 to 35 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। उसके बाद आता है फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो आपके एग्जाम में 20 to 25% की वेटेज कैरी करेगा। फिर आता है पार्टनरशिप, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आप देखिए जरा ध्यान से, इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स आपको वही मिलेंगे जो आप 11 12 स्टैंडर्ड में करते थे। इसका मतलब सीए फाउंडेशन पास करना इजी है, केवल और केवल आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, एक अच्छा कोच चाहिए। मेरी बात का यकीन मानिए, मैं और हमारी पूरी टीम आपको सीए फाउंडेशन पास करा के ही छोड़ेगी। इस बात की गारंटी, इस बात का संकल्प लेते हैं। हमारे बैच का नाम ही संकल्प है, और हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि आपको पास करा के ही छोड़ेंगे। आता है हमारे सिलेबस का 5वां पार्ट, कंपनीज अकाउंट्स, जो 15 से 25% के बीच का आएगा। यहां पर भी बेसिक्स ऑफ कंपनीज, इशू, फॉर फीचर एंड री इशू, ये नए कुछ चैप्टर आते हैं, बोनस एंड राइट,
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर आप इतने ज्यादा श्योर कैसे हो कि ये 15 से 20% का आएगा, ये 15 से 25% आएगा, ये 20 से 25% आएगा? दोस्त, एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के साथ साथ इंस्टीट्यूट के पेपर्स का एनालिसिस, और उसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट ने पहले ही वेटेज निकाली हुई है, तो उसी वेटेज के हिसाब से वो पेपर पूछेगा। और ये काम मैं पिछले 8 से 10 साल से कर रहा हूं, मैंने ऑल इंडिया रैंक्स दी हैं, तो इस बात का तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा ना। मैं कहता हूं आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए जो मुझसे पढ़ा हुआ है, वो आपको A to Z फुल टू फंटास्टिक सारी बात बता देगा। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा प्लान रहेगा जैसे हम अपने इस अकाउंटिंग के कोर्स को पढ़ेंगे। आपको क्या क्या मिलेगा याद रखिएगा मेरे बेटा। आपको एक गूगल ड्राइव मिलेगी, उस गूगल ड्राइव में पूरा का पूरा लेक्चर ट्रैकर होगा। लेक्चर ट्रैकर के अंदर आपको लिखा हुआ होगा कौन सी डेट पर कौन सा लेक्चर हो रहा है। अगर आप कभी भूल जाएं क्लास लेना, या फिर किसी कारणवश कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन में आपकी क्लास मिस हो जाए, तो आप आराम से उस लिंक पर क्लिक करके अपनी क्लास देख सकते हो। लेक्चर ट्रैकर मिलेगा, गूगल ड्राइव मिलेगी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, सारे आरटीपी मिलेंगे, सारे मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। इतना सब कुछ कर लोगे और उसके बाद मेरी बुक कर लोगे तो आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे सवाल बनेंगे। और आज ही बोल रहा हूं, आपके पेपर में जब सवाल आएंगे तो आप मुझे याद करोगे कि हां ये वाला सवाल तो हमने क्लास में किया हुआ था। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की, इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग सीखने से पहले आपको अकाउंटिंग की कुछ टर्म्स को सीखना होगा। फुल अकाउंटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर हेड्स। अकाउंटिंग सीखने से पहले आपको अकाउंटिंग की इन 5 टर्म्स को सीखना होगा। मैं यूं सिखा दूंगा, यूं सुनते रहना। एसेट्स, A E L I और C। ए मतलब एसेट्स, ए मतलब एप्पल मत बोल देना अब से। क्यों? क्योंकि तुम बे सीए करने वाले हो, तुम्हारे लिए ए मतलब एप्पल नहीं है, तुम्हारे लिए ए मतलब एसेट्स है। ई मतलब एलिफेंट नहीं है, ई मतलब एक्सपेंसेस है। एल मतलब लायन नहीं है, एल मतलब लाइबिलिटीज है। आई मतलब आइसक्रीम नहीं है, ना 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 ना, आई मतलब इनकम है। और सी मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, कैट नहीं है, सी मतलब कैपिटल है। सुनिएगा ध्यान से। तो अब सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। सर एसेट्स क्या है? एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय अस दैट विल गिव अस बेनिफिट इन फ्यूचर। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा। मैंने बोला एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय अस। तो पहली चीज तो यह है कि वो हमारा स्वामित्व होना चाहिए, उस पर हमारा हक होना चाहिए, वो हम उसके मालिक होने चाहिए। एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय अस। ओन्ड बाय अस से भी कुछ नहीं होगा, वो हमें बेनिफिट देनी चाहिए फ्यूचर में या फिर अभी। एक बात बताओ, ये आईपैड मैं यूज कर रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं ये आईपैड मेरा है? कह नहीं सकता, मेरा ही है, तो मैं इसका मालिक हो गया, यह मेरा ओन्ड बाय मी हो गया। और इसी के माध्यम से तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा यूज भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये मेरा एसेट है। मेरी गाड़ी मेरा एसेट है, मेरा बंगला मेरा एसेट है, मेरी प्लांट एंड मशीनरी मेरा एसेट है, कोई भी ऐसी चीज, मेरा मोबाइल मेरा एसेट है,
कोई भी ऐसी चीज जो मेरे को, जिसको मैं ओन करता हूं, साथ साथ में जो मुझे बेनिफिट देती है, या तो अभी या फ्यूचर में या कभी भी, उसको कहते हैं एसेट। एसेट के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एसेट मेरे बेटा, एक हो सकता है टेंजिबल एसेट, एक हो सकता है इंटेंजिबल एसेट। दोस्त, टेंजिबल एसेट का मतलब होता है वो एसेट जिसका फिजिकल सब्सटेंस है, जिसको मैं छू सकता हूं, जिसको मैं देख सकता हूं, जिसको मैं छू सकता हूं, देख सकता हूं, जिसको मैं अपनी बुक्स में दिखा सकता हूं, वो टेंजिबल एसेट है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, गाड़ियां, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है, आप छू सकते हो ना उसको। मैं इसको छू सकता हूं, ये देखो छू रहा हूं, कितना अच्छा लग रहा है, ये होता है टेंजिबल एसेट। सर इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? मेरे बेटा, इनटेंजिबल एसेट मतलब वो आपके एसेट तो हैं, मतलब वो आपके ओन्ड भी हैं, और ओन्ड होने के साथ साथ वो आपको बेनिफिट भी देते हैं, लेकिन उनकी कोई फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल अपीयरेंस नहीं है मेरे दोस्त। जैसे कि सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स अगर आपने अपने लैपटॉप में टैली डलवा लिया, या विंडोज डलवा लिया, अरे या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस डलवा लिया, जिसमें वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, लेकिन छू थोड़ी सकते उसको, वो सॉफ्टवेयर ही तो है भैया। दवाइयों के पेटेंट, दवाइयों के कॉपीराइट, ये सारी की सारी चीजें अगर आप सोच के देखो, अगर आज कोरोना की वैक्सीन का पेटेंट दो ही कंपनी के पास है, एक वो जो कोविशील्ड बनाती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और दूसरी जो कोवैक्सीन बनाती है भारत बायोटेक। अगर सोचो ये पेटेंट ना होता तो आज तो सारी कंपनियां कोविड का टीका लगा रही होती कि आओ अब तुम कोविड फ्री, आओ कोविड फ्री। सिप्ला भी यही काम कर रही थी, रैनबैक्सी भी यही काम कर रही होती, सन फार्मा भी यही काम कर रही होती। नहीं ना। क्यों? क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के पास क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। तभी तो केवल वही कंपनी बना पा रही है। आप अपने घर में मैकडॉनल्ड्स क्यों नहीं खोल देते पड़ोस में? क्यों? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के पास में कॉपीराइट है कि और कोई नहीं खोल सकता, तो उनको बेनिफिट मिलता है ना कि वही नाम यूज कर सकते हैं बस। तो टेंजिबल एसेट जिसको आप छू, एसेट का मतलब क्या, एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय अस, जिसका मैं मालिक हूं और विच इज गिविंग बेनिफिट टू मी इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट। अगर उसी एसेट को आप छू सकते हो, देख सकते हो, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, तो वो टेंजिबल होता है। अगर उसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है तो वो इंटेंजिबल कहलाता है। ऐसे ही आते हैं बेटा फिर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब वो एसेट जिनको आप अपने बिजनेस में मोर देन 12 मंथ से ज्यादा रखोगे, और उनका मेन काम होगा आपके बिजनेस में प्रोडक्शन में हेल्प करना, आपको बिजनेस में सर्विसेज देने में हेल्प करना। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, जो आपके बिजनेस में मोर देन 12 मंथ्स तक रहने वाली है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और फिर होते हैं करंट एसेट। करंट एसेट जिनको मैं अपना बिजनेस चलाने के लिए रखता हूं, जिनको मैं अपने कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखता हूं। ध्यान से समझिएगा, मेरे पास मेरा ये आईपैड है, ये आईपैड मेरे लिए टेंजिबल एसेट भी है और ये आईपैड मेरे लिए फिक्स्ड एसेट भी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं 12 महीने से ज्यादा समय के लिए कर रहा हूं। लेकिन उसी दुकान पर जहां ये आईपैड बिकते हैं, वहां तो इन्होंने आईपैड को बेचने के लिए रखा होगा ना, ताकि वो इसे बेचे और बेच के पैसे लें। तो वहां पर तो ये 12-12 महीने से ज्यादा के लिए नहीं रखे जाएंगे, वहां बोला जाता है इनको करंट एसेट्स। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे,
सबसे पहले मैंने क्या पूरी अकाउंटिंग को कितने पार्ट में बांटना है, जल्दी बोलिए। क्या ए फॉर एप्पल होता है? ना 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 सर। ए फॉर क्या होता है? एसेट्स। ई फॉर क्या होता है? एक्सपेंसेस। एल फॉर लाइबिलिटीज, आई इनकम, और सी बोले तो कैपिटल। ए का मतलब होता है एसेट। एसेट क्या होता है? विच इज ओन्ड बाय अस, जिसका मैं मालिक हूं और जो मुझे बेनिफिट दे, चाहे अभी दे या फ्यूचर में दे। एसेट कितने टाइप के हो सकते हैं सर? 4 टाइप के। टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट। टेंजिबल एसेट जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, छू सकते हो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, गाड़ियां। अच्छा मुझे बताओ फटाफट, क्या साइकिल टेंजिबल एसेट होगी? बोलो बोलो, क्या साइकिल टेंजिबल एसेट होगी? सर यस, टेंजिबल एसेट होगी। अच्छा, क्या सॉफ्टवेयर टेंजिबल एसेट होगा? अरे सर, सॉफ्टवेयर कैसे टेंजिबल एसेट? सॉफ्टवेयर तो इनटेंजिबल एसेट है। ऐसे ही आती है बात फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट होंगे जो मेरी बुक्स में मोर देन 12 मंथ्स के लिए, मैं उनको 12 महीने से ज्यादा के लिए रखूंगा अपने बिजनेस में, जो प्रोडक्शन करके देंगे, जो सर्विसेज देने में हेल्प करेंगे। और करंट एसेट्स वो एसेट्स होंगे जो मेरे बिजनेस में कैश में कन्वर्ट होने के लिए आए हैं, जिसको मैं फटाफट फटाफट अपने बिजनेस में इनफ्लो आउटफ्लो करवाते रहूंगा, जैसे कि स्टॉक, जैसे कि डेटर्स। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। हम अपनी कल की क्लास में यहीं से आगे की शुरुआत करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।